तो आज हम भारत के इतिहास के एक बड़े दिलचस्प दौर पर बात कर रहे हैं, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग। ये वो समय था करीब 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच का, जब इंसान काफी बदलावों से गुजर रहा था। बिल्कुल, ये पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण और नियोलिथिक यानी नव पाषाण के बीच का एक बहुत ज़रूरी ट्रांजिशनल फेज है। और ये होलोसीन युग में आता है, मतलब पिछले आइस एज के बाद जब माहौल गर्म और नम होने लगा। हमारे पास जो जानकारी है वो इस दौर की लाइफस्टाइल, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कला, इन सब पर काफ़ी रोशनी डालती है। अच्छा, तो मिशन ये है कि इस बदलाव वाले दौर को समझें। कैसे रहते थे लोग, क्या बनाते थे, क्या सोचते थे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके गुजारे से। शुरुआत में तो शिकार, मछली पकड़ना, खाना जमा करना, यही सब मेन था, राइट? हाँ, शुरुआत तो बिल्कुल वैसी ही थी, शिकार करना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है या राजस्थान में बागौर, वहां से हमें जानवरों को पालतू बनाने, मतलब डोमेस्टिकेशन के शुरुआती सबूत भी मिलने लगते हैं। अच्छा, डोमेस्टिकेशन भी, मतलब ये नियोलिथिक से पहले ही शुरू हो गया था? हाँ, उसके संकेत मिलने लगते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है चोपानी मांडो, बेलन घाटी में। वहाँ शिकार संग्रह से आगे बढ़कर शायद थोड़ी बहुत खेती और एक जगह टिककर रहने के भी संकेत मिलते हैं। चोपानी मांडो? हाँ। अच्छा, वहाँ ऐसा क्या मिला जिससे ये लगता है? वहाँ पर मिट्टी और सरकंडों से बनी झोपड़ियों के जले हुए टुकड़े मिले हैं। गोल या अंडाकार शेप की हट्स थी वो। इससे लगता है कि शायद सेमी परमानेंट या कम से कम सीजनल बस्तियां तो बनने लगी थी, मतलब एक जगह टिकने की शुरुआत। कमाल है, मतलब लोग एक जगह टिक कर रहने की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे। पॉटरी का क्या, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे वो लोग? देखिए, ज्यादातर मेसोलिथिक साइट्स पर पॉटरी नहीं मिली है। ये एक बड़ा डिफरेंस है नियोलिथिक से। लेकिन हाँ, गुजरात में लंघनाज जैसी जगह है या यूपी का कैमूर रीजन, वहाँ कुछ जगहों पर इसके सबूत मिले हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव हर जगह एक साथ नहीं हो रहा था, अलग अलग रफ्तार थी। समझ गया। तो लाइफस्टाइल बदल रही थी, एक जगह बसने के संकेत थे। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। हमने सुना है माइक्रोलिथ्स के बारे में, छोटे पत्थर के औजार। ये क्या थे? एग्जैक्टली, माइक्रोलिथ्स मेसोलिथिक युग की खास पहचान है, उसका हॉलमार्क कह सकते हैं। ये औजार बहुत ही छोटे होते थे साइज में, सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे। बस 1 से 5 सेंटीमीटर, इतने छोटे? हाँ, इतने ही छोटे। और ये खास तरह के पत्थरों से बनते थे, जैसे चर्ट, चैल्सिडेनी, जैस्पर, अगेट, जो मतलब बारीक काम के लिए अच्छे थे। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका कहते हैं इनको। इतने छोटे औजारों का करते क्या थे, मतलब फायदा क्या था इनका? इनका छोटा होना ही इनकी खूबी थी। शायद ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते थे, इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके ज्यादा असरदार कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते होंगे, जैसे तीर की नोक, भाले का अगला हिस्सा, चाकू या शायद शुरुआती दौर की दराती वगैरह। अच्छा, मतलब छोटे ब्लेड्स की तरह जिन्हें हैंडल में फिट किया। हाँ बिल्कुल, और इनके शेप्स भी अलग अलग थे। कुछ ज्योमेट्रिक शेप के, जैसे त्रिकोण, समलंब, और कुछ नॉन ज्योमेट्रिक भी। ये शायद अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स थे। इससे शिकार और दूसरे काम ज्यादा एफिशिएंट हो गए होंगे। समझ गया। तो टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी, और इसी दौर में हमें भारत की पहली रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं। सही कहा, भीमबेटका। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में भीमबेटका तो जैसे इस युग की आर्ट का एक खजाना है। करीब 600 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ, और उनमें से लगभग 400 में पेंटिंग्स मिलती हैं। ये इंडिया में रॉक आर्ट की सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है। 400 गुफाएं, वाओ! इन पेंटिंग्स के थीम्स क्या हैं? क्या दिखाते हैं ये चित्र? बहुत कुछ। ज्यादातर तो जानवरों के चित्र हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण, तेंदुआ, कई तरह के जानवर। पर एक अजीब बात है कि इनमें सांप नहीं दिखाए गए हैं। सच में? सांप नहीं? ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और जानवरों के अलावा शिकार की सीन है। लोग अकेले या ग्रुप में शिकार करते दिखते हैं, कभी कभी मास्क पहने हुए हैं। फिर नाच गाना, म्यूजिक, शहद जमा करना, बच्चों के साथ खेलना, मतलब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। रंग कैसे बनाते थे, और ब्रश वगैरह? रंग तो मिनरल्स को पीस कर बनाते थे, जैसे लाल रंग के लिए गेरू या आयरन ऑक्साइड। सफेद रंग का भी काफी इस्तेमाल हुआ है।
इन्हें पानी या शायद किसी बाइंडर जैसे अंडे की सफेदी या जानवर की चर्बी के साथ मिलाते होंगे। ब्रश के लिए शायद रेशम, कपास, सेमल के रेशे या जानवरों के फर का इस्तेमाल करते होंगे। और इन चित्रों से उनके समाज के बारे में क्या पता चलता है? कोई सोशल स्ट्रक्चर या काम का बंटवारा? हाँ, कुछ अंदाजा लगता है। जैसे काम का बंटवारा दिखता है। पुरुष अक्सर शिकार करते हुए या लड़ते हुए दिखाए गए हैं, जबकि महिलाएं खाना जमा करते हुए, अनाज पीसते हुए या घर के काम करते हुए। कुछ पेंटिंग्स तो एक्सरे स्टाइल में है, जिनमें जानवरों के अंदरूनी अंग या प्रेग्नेंट जानवर के पेट में बच्चा तक दिखाया गया है। अरे वाह, एक्सरे स्टाइल, ये तो कमाल की ऑब्जर्वेशन और स्किल दिखाता है। बिल्कुल, ये उनकी समझ और दुनिया को देखने का नजरिया दिखाता है। तो ये भीमबेटका तो ठीक है, पर क्या और भी जगहों पर ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं? हाँ, बिल्कुल। भीमबेटका सबसे फेमस है, पर अकेली नहीं। ओडिशा में सुंदरगढ़, संबलपुर में साइट्स हैं, केरला में एशुथु गुहा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में बागोर के पास पे कई जगहों पर मेसोलिथिक साइट्स और रॉक आर्ट मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये कल्चर काफी दूर तक फैली हुई थी और शायद इन कम्युनिटीज के बीच इंटरैक्शन और मूवमेंट भी होता था। तो अगर हम सम अप करें तो मेसोलिथिक युग सिर्फ एक बीच का ट्रांजिशनल दौर नहीं था। ये वो टाइम था जब इंसान ने माइक्रोलिथ से अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया, एक जगह टिकने की तरफ पहला कदम बढ़ाया और सबसे बढ़कर आर्ट के जरिए अपनी दुनिया को समझना और एक्सप्रेस करना शुरू किया। बिल्कुल सही कहा। ये माइक्रोलिथ्स, लाइफस्टाइल में धीरे धीरे आते बदलाव, पशुपालन की शुरुआत के संकेत और खासकर भीमबेटका जैसी जगहों की रिच रॉक आर्ट, ये सब हमें उस समय के समाज, उनके विश्वासों, उनकी क्रिएटिविटी की एक बहुत कीमती झलक देते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, हजारों साल पहले बनी ये पेंटिंग्स, ये औजार, बिना किसी लिखित भाषा के, ये आज भी हमें उन शुरुआती इंसानों की जिंदगी, उनकी सोच, उनकी दुनिया के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं, है ना? इस पर गौर किया जा सकता है।